बेहतरीन सा गद्यांश है, कुछ यहाँ पर है ये और कुछ भैया आपका आगे दिया हुआ है। पहले तो हम इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। ओके, फिर इसमें क्या एक पॉइंट छिपा हुआ है वो मैं आपको समझाऊंगी अच्छे तरीके से, बिल्कुल ठीक है। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 1 से 8 के सभी सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एक दूसरा संकट ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने और अचानक टूटने से, खतरनाक बाढ़ और जल प्लावन का संकट है। पर्यावरण के इस संकट को लेकर देश के लोगों और सरकारों की चेतना का जो स्तर है वह चिंता बढ़ाने वाला है। खेत खत्म हो रहे हैं, पेड़ का काटा जा रहा है और जंगलों को लेकर सिर्फ आंकड़ों पर जोर है। उदारीकरण के बाद लोगों के रहन सहन और ज़रूरतों में आया बदलाव अब मुसीबत बनने वाला है। हम में से हर की ज़िंदगी में गैर जरूरी सुविधाओं का भोग लगातार बढ़ा है। 40 पार की उम्र वाले आसानी से अपने बचपन के दिनों को याद करके समझ सकते हैं कि संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल उनकी ज़िंदगी में किस कदर बढ़ चुका है। इसका असर मौसम, खेतों और फसलों पर पड़ रहा है। यही अगर हम बात करें, मार्च में खिलने वाले फूल अब फरवरी में नज़र आते हैं। जो फूल मार्च में खिलते थे ना, अब वो फरवरी में नज़र आते हैं। फरवरी में अचानक गर्मी पड़ती है और गेहूँ सूखने लगता है और जब तक फसल तैयार होती है अचानक बेमौसम की बारिश आकर उसे तबाह कर देती है। आम के बागवान शुरुआती बोरों को देखकर खुश तो होते हैं, पर अचानक मार्च का आंधी तूफान उनकी सारी खुशियों को निगल जाता है। पर्यावरण वैश्विक समस्या है, पर उसका हल हमारी ज़रूरतों को कम करने में छिपा है। अगर यहाँ पर हम बात करें, आज का जो गद्यांश है वह है यहाँ पर हमारे पर्यावरण से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है भैया? वो है हमारे पर्यावरण से रिलेटेड, हमारे इन्वायरमेंट को लेकर के है। और देन यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है, मस्त एकदम चुटकियों में सॉल्व करेंगे हम। क्यों? क्योंकि आप देखो खुद ही, जितनी यहाँ पर बढ़ती टेक्निकल है, तकनीकी है, उतना ही ज़्यादा क्या है आपका पर्यावरण दूषित हो रहा है। भैया जितनी आप टेक्निक यूज़ करेंगे ना, उतना ही हमारे ठीक है पर्यावरण को क्या होगा, नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होता। ये सोचते हैं ना कि हम एसी में रहते हैं, या फिर अगर हम साइकिल से नहीं, हम बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं, तो उससे हम बहुत ही शुद्ध यहाँ पर फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम साइकिल से जाते हैं ना, तो साइकिल जब हम लेके जाते हैं तो उसमें कोई भी प्रदूषण नहीं है। लेकिन अगर हम कार से, बाइक से, स्कूटी, अलग अलग यहाँ पर वाहनों से जाते हैं ना, है ना, अच्छे अच्छे, तो उनमें क्या है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, हमारे पर्यावरण को खतरा है। लेकिन हमें भाई इनसे कोई मतलब नहीं, हम तो बस, और सबसे मेन यहाँ पर क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या। ये भी देखो, एक दूसरा संकट ग्लेशियरों से तेजी से पिघलने और अचानक टूटने से, खतरनाक बाढ़ और जलप्रवाह का संकट है। यहाँ पर भैया बाढ़ भी आपकी निरंतर आती रहती है। असम में देखो, वहाँ पर तो हर साल आपकी बाढ़ आती है। ऐसे ही और बहुत स्टेट है, क्षेत्र है जहाँ पर बाढ़ का आना निश्चित ही है। आज भी वह इलाका जो है आपका क्या है, यहाँ पर बिल्कुल नियंत्रित ठीक है नहीं है, वहाँ पर कोई भी है ना बदलाव नहीं देखने को मिला। पर्यावरण के संकट को लेकर देश के लोगों और सरकारों की चेतना का जो स्तर है वह चिंता बढ़ाने वाला है। चिंता बढ़ाने वाला तो है ही, कहीं ना कहीं आपका वैसे भी नेचुरली आपका कहीं ज्वालामुखी फट रहा है, कहीं पे भूकंप आ रहा है, तो कहीं पर बाढ़ देखने को मिल रही है। तो ये क्या है, आपकी नेचुरली यहाँ पे पर्यावरण इन्वायरमेंट की तरफ से आपको एक बड़ा खतरा है। और यह सरकार, गवर्नमेंट और लोगों के प्रति चिंता का विषय भी है ना, कि करें तो क्या करें। खेत खत्म हो रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। भैया हम क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, पेड़ों को अधिक से अधिक कटा रहे हैं और वहाँ पर हम अच्छी अच्छी बिल्डिंग बना रहे हैं, या फिर वहाँ पर हम कंपनियाँ, या फिर वहाँ पर हम फैक्ट्रियाँ स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। ये नहीं सोच रहे हैं कि हम पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, नहीं, हम उन्हें कटवाने के पीछे भाग रहे हैं कि यहाँ पर फैक्ट्री शुरू करेंगे, यहाँ पर फलाना ढिमकाना अपना व्यवसाय शुरू करना है हमें, है ना। भैया व्यवसाय तो तभी शुरू करेंगे जब हम शुद्ध रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर फिर उदारीकरण आया, उसके बाद में लोगों के कुछ रहन सहन और ज़रूरतों में बदलाव देखने को मिला, और हम में से हर की ज़िंदगी में गैर जरूरी सुविधाओं का भोग लगातार बढ़ा है। आप सब जानते हैं कि हम अपनी लाइफ में अक्सर हमारी आवश्यकताएं, ज़रूरतें बढ़ती रहती है। कभी हमें कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है, ये हो, बंगला हो, अच्छी गाड़ी हो, फलाना ढिमकाना, बढ़िया एसी वेसी में खाए पिए सोए, है ना। इस तरह भी किसको नहीं चाहता, सब चाहते हैं। और देखो, जो 40 पार की उम्र यहाँ पर पार कर चुके हैं वह आसानी से अपने बचपन के दिनों को याद करके समझ सकते हैं। अब आज के टाइम में तो सारी चीज़ भरपूर मात्रा में मिल जाती है। अगर हम पहला दौर देखें ना, तो पहला दौर इतना गरीबी का दौर था। पहले दौर में कोई अंबानी नहीं था, आज के टाइम में ही सब अंबानी बने बैठे हैं। पहले के दौर में सब बहुत ही गरीब थे, और जिन्होंने पहले मेहनत की हुई है ना, वो आज अपने ठीक है, वो आज अपने जो है आने वाली जो पीढ़ी है वो उनकी बढ़िया परिपक्व है, अच्छी बेस्ट है। लेकिन उन
बुजुर्गों ने भी पहला टाइम देखा हुआ है, तो वे कहते हैं कि भाई हमने देखा है वो टाइम, हमें पता है कि पहले क्या था क्या नहीं था। ओके, और इनका जो असर है भाई हमारा मौसम, खेतों, फसलों, इन सब पर भी पड़ रहा है। और कभी कभी आप खुद ही देखो, जो सब्जी हमारी सर्दियों में मिलती है ना, वो गर्मियों में लास्ट टाइम में मिलनी शुरू हो जाती है, और जो सब्जियां हमें गर्मी के मौसम में एक्यूरेट मिलती है ना, वो सब्जी हमें भैया यहाँ पर फरवरी के सीजन में देखने को मिल जाती है। क्यों, किससे, क्या करते हैं आप लोग भैया, जो किसान होते हैं ना, ये भी क्या करते हैं अपना, वही सब तो पैसे के पीछे हैं, यहाँ पर सब क्या है, पैसे के पीछे, व्यवसाय के पीछे, कमाने के लिए, व्यवसाय पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, रातों रात सब्जियों को बड़ा कर देते हैं। अब भैया लौकी होती है ना, अगर वो आज इतनी सी है ना लौकी, तो उसको इंजेक्शन ठोक देंगे ना तो इतनी बड़ी कर देंगे, और भाई जाओ जो है आप उसमें मार्केट में, और भाई सेल होगी उसकी, बेचना शुरू कर देंगे। तो यही चीज़ कह रहे हैं, जो आपके फूल कभी मार्च में खिलते थे ना, वो फरवरी में ही खिलने लगे, है ना। तो यही क्या बढ़िया पूरा कीटनाशक उर्वरक फैला रहे हैं, तो किसको दुष्ट कर रहे हैं, खुद भी दुष्ट हो रहे हैं, इतनी बीमारियां हैं, और हमारा साथ साथ इन्वायरमेंट भी। इससे सिर्फ और सिर्फ भारत देश ही दुष्ट नहीं है, पूरा संसार दुष्ट है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे चुटकियों में। तो चलो मेरे साथ में आप बिल्कुल अपने क्वेश्चंस का एंजॉय लीजिए, और मस्त तरीके से देखो। 7 मिनट हमारे यहाँ पर इस गद्यांश को पढ़ते पढ़ते हो गए। कुछ बच्चे बोर हो जाते होंगे कि मैम क्या इतना टाइम, आप देखो आज अभी हमारे पास टाइम है, देन हम लगा रहे हैं यहाँ पे टाइम, क्योंकि कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर हो गया ना, तो फिर हम इसे चुटकी में सॉल्व कर देंगे। भले ही अगर आपको क्वेश्चन के आंसर भी याद नहीं है, लेकिन फिर भी आप कंसेप्ट से करेक्ट कर दोगे। पर्यावरण समस्या है भारत के, यूरोपीय देशों की, संसार भर की, एशिया की। बताओ, मैंने आपको बताया था कि जो ये पर्यावरण समस्या है सिर्फ और सिर्फ ये भारत में नहीं है। अब ये नहीं कि जापान शुद्ध है अपने आप में, या फिर यूएसए शुद्ध है अपने आप में, सिक्किम, भूटान वगैरह वगैरह, अगर जो यहाँ पर और जो आपके कंट्री है वो बिल्कुल शुद्ध है एकदम, यहाँ पे उनमें कोई समस्या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पर्यावरण की समस्या भैया, और हमारे भारत में तो चलो थोड़ी है, लेकिन अगर हम और देशों में देखें तो वहाँ पर तो कंटिन्यूटी आपके परमाणु बम पूरे बढ़िया से, है ना, छुपते हैं अलग अलग देशों पर। सब क्या करते हैं कि मुझे उस देश को उड़ाना है, उस देश को उड़ाना है, ठीक है। तो पर्यावरण समस्या है ये भाई संसार भर की है। ये जो हम परमाणु बम मिसाइलें बनाते हैं ना कि हाँ उस देश को ख़त्म कर देंगे, ये वो वगैरह वगैरह, इनसे भी बहुत ज़्यादा हमारा जो पर्यावरण है वो शुद्ध नहीं होता, अशुद्ध होता है भैया, ख़त्म है, ठीक है। नेक्स्ट, गद्यांश के अनुसार संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग का प्रभाव किस पर पड़ता है? खेती एवं आंकड़ों पर, मौसम एवं आंकड़ों पर, मौसम और खेती पर, आंकड़ों और जल पर। बताया था ना गद्यांश के अकॉर्डिंग संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग का प्रभाव, जब हम संसाधनों का अंधाधुंध यूज़ करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो किस किस पर, तो गद्यांश में बताया है उसका सबसे बड़ा प्रभाव तो हमारे मौसम पर पड़ेगा। अब जैसा मैंने भी बताया, अगर हम यहाँ पर भैया बहुत ही खतरनाक मिसाइलें और परमाणु बम ये छोड़ेंगे, या फिर और भी बहुत यहाँ पर इस कंपनी है, फैक्ट्रियाँ है, धुआं बहुत ज़्यादा है, तो उससे जो हमारा वातावरण है, पर्यावरण है, वो क्या होता है, अशुद्ध होता है। तो उससे मौसम में चेंजमेंट देखने को मिलता है। यही बताया ना कि जो आपकी फ्लावर फूल कभी मार्च में खिलते हैं ना, तो वो आज मौसम के अंधाधुंध यहाँ पर बिगड़ने के कारण भैया वो फरवरी में खिल उठे। तो इसलिए कहते हैं मौसम सबसे मेन तो यही मौसम, जलवायु, ये तो भाई मेन ही आपका क्लाइमेट। और खेती इस पर भी पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब भी किसानों की फसल भाई यहाँ पर आपकी पकने को आते हैं ना, या तो धान की है, गेहूं की है, अक्सर करके तभी बारिश होती है, तभी आंधी तूफान बारिश तभी आना होता है। ये बिल्कुल रियल ही बात है। जब इनकी यहाँ पे किसानों की खेती आपकी भैया होती है ना, देखो इतनी मेहनत करते हैं, और फिर जब नेचुरल तरीके से ये वेस्ट हो जाती है तो बहुत दुख होता है, ठीक है। तो मौसम एवं खेती पर पड़ता है इसका, ठीक है, प्रभाव। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, मस्त एकदम जबरदस्त है। बचपन शब्द है भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा पे बताना है। सबसे पहले अगर हम बात करें संज्ञा, देखो एक आपकी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देन यहाँ पर जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा है, ओके, द्रव्यवाचक संज्ञा है, और यहीं पर भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक, समूहवाचक संज्ञा है। टोटल मिला के संज्ञा यहाँ पे कितने टाइप्स की है, 5। हमसे पूछा है भाववाचक संज्ञा।
सॉरी, हमसे पूछा है बचपन, तो बचपन शब्द क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अगर हम यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करें, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस व्यक्ति वस्तु स्थान से हमें किसी व्यक्ति का बोध होता है, जैसे राम स्कूल जाता है, तो इस वाक्य में राम, राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भैया किसी एक व्यक्ति का हम नाम ले रहे हैं, बुला रहे हैं स्पेशली उसको ही, तो राम और कोई नहीं है ना, वही है ना, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। जातिवाचक क्या होता है, जैसे कि हमारी जाति है, हम क्या है यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, और इसमें बहुत सारी जाति हुई, जैसे कि यहाँ पर हम क्या है भैया, देखो पुरुष, लड़के, लड़की, ठीक है, जैसे यहाँ पे लड़के, तो लड़के में ये क्या है, आपकी जाति है। लड़के के अंतर्गत रामू, श्यामू, फलाना ढिमकाना, जितने भी भैया है ना आपके, कालू, पेलू, धोलू, सभी आ जाएंगे। ओके, ये क्या है, जाति है। ऐसा लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, तो लड़की में भी सभी लड़कियां, सीता, गीता, रीता, मीना, टीना, मीना, ठीक है, सभी इसमें आ जाएगी, ये हमारी जाति है। फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा आपका वह होता है जिसे हम माप भी सकते हैं, तोल भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में हमारे सारे मिनरल्स आते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, है ना, दूध, दही, घी, ये आते हैं। भाववाचक में इसमें हमारे भाव झलकते हैं, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ ओनली हम उसे फील कर सकते हैं अपने अंदर, तो वह क्या है, भाववाचक। जैसे कि बचपन शब्द है, तो बचपन है भाई, बीत चुका है ना, अब हम उसे फील कर सकते हैं, हाँ मैं बचपन में ऐसा था, वैसा था, मैं ऐसे कूदती थी, यूँ करती थी, डांस करती थी, ऐसे वैसे, मैं बहुत दंगा करती थी, फलाना, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है, भाववाचक है। समूहवाचक क्या होता है, समूहवाचक वह होता है जहाँ पर भैया बहुत सारे समूह होता है आपका, जैसे कि कक्षा, तो कक्षा में एक ही स्टूडेंट्स से तो काम नहीं चलेगा कि बस कक्षा में एक ही स्टूडेंट्स है, या फिर यहाँ पे एक ही टीचर से और कोई है नहीं और ऐसे पढ़ाया जा रहा है, देन ऐसे नहीं होता। जो समूहवाचक संज्ञा होगा उसमें कक्षा पूरी होती है आपकी, और इसमें यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, यानी कि एक समूह है। जैसे कि यहाँ पे सेना होती है, तो उसमें बहुत सारे होते हैं सैनिक हमारे, है ना, तो यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होगा। बस बचपन शब्द, बचपन को हम फील कर सकते हैं, महसूस। अब देखो आज हम बड़े हैं, परिपक्व हो चुके हैं, कितने ईयर के हैं हम यहाँ पे, है ना, तो हम अपने बचपन को फील कर सकते हैं। हाँ मैं अपने बचपन में मैं मोटी थी, मोटा था, पतली, ऐसे, है ना, इस तरह से। चलो नेक्स्ट, गद्यांश के अनुसार चिंता का विषय है। गद्यांश के अनुसार चिंता का क्या विषय है, पर्यावरण के प्रति चेतना की कमी है, संसाधनों का उचित उपयोग है, उदारीकरण की नीति का होना है, जंगलों से संबंधित आंकड़े हैं। तो संसाधनों का उचित उपयोग कहाँ करते थे हम, संसाधनों का हम अधिक अंधाधुंध यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट है और हमारी खेती है ना, मौसम ये सब कुछ बिगड़ता है। उदारीकरण फिर बाद में आता है आपका, जंगलों से संबंधित आंकड़े नहीं। गद्यांश चिंता का विषय क्या है भैया, सबका इन्वायरमेंट के प्रति चेतना की कमी है। अब यहाँ पर देखो सरकार भी है, व्यक्ति भी है, अब आपके निरंतर कुछ ना कुछ नेचुरली घटनाएं घटित होती रहती है, लेकिन जब हो जाती है फिर बाद में सोचो क्या करें क्या नहीं करें, उससे पहले अगर हम भाई यहाँ पर सही तरीके से अपने इन्वायरमेंट को बचा के रखें, और ये सबका दायित्व होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि बस सरकार का ही दायित्व है, हर एक मानव का दायित्व है। लेकिन जब हमें पूरी फैसिलिटी चाहिए, नहीं भैया अब फ्रिज चलाते हैं, एसी चलाते हैं, तो इनमें भी बहुत खतरनाक गैसें होती है, और ये भी जब चारों ओर फैलती है तो इन्वायरमेंट पे इनका भी फर्क पड़ता है। लेकिन ये चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है, हमें कार में जाना है, हमें तो ट्रेन में जाना है, हमें बस में जाना है वगैरह, हमें जो छोटे वाहन है साइकिल वगैरह इनका यूज़ नहीं करना है भैया, ठीक है। तो इससे भी तो हमारा इन्वायरमेंट ही क्या है, शुद्ध है। अब ऐशुद्ध है, आप मुझे बताइए कि आप साइकिल पे जाओगे, नहीं ना, हाँ भैया मेरी पर्सनैलिटी कम हो जाएगी, साइकिल पे नहीं जाना मुझे तो गाड़ी में जाना है, अच्छी सी कोई बाइक हो या फिर कार में जाना है, इस तरह। तो ये सबका दायित्व होता है। नेक्स्ट देखो, 8 क्वेश्चन हमारे गद्यांश तक ही रहेंगे। गलेशियर शब्द है, आगत है, तत्सम है, देशज है और तद्भव है। तो यहाँ पर ये शब्द रूप से क्वेश्चन पूछा गया है। सो गलेशियर जो शब्द है, देखो गलेशियर शब्द है आगत। देखो आगत शब्द में होते हैं जो हमारे विदेशी शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं, बाहर से आए हुए शब्द होते हैं, वे क्या होते हैं, आगत शब्द होते हैं। और वो हमारे इंग्लिश के शब्द होते हैं, अंग्रेजी के शब्द होते हैं। अब ग्लेशियर को हम इंग्लिश में भी एज अ टिक लिख सकते हैं, और ग्लेशियर हमने हिंदी में भी लिख दिया, तो ये आगत शब्द है और आपका विदेशी शब्द है, अंग्रेजी का एक शब्द है। क्लियर है। फिर है तत्सम शब्द, देशज और तद्भव। तत्सम शब्द ये वो शब्द होते हैं जो कि तो संस्कृत के शब्द होते हैं और जो कि तो हिंदी में यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर है ग्रह,
ग्रह, ग्रह, ग्रह क्या है? घर है, तो तत्सम का शब्द है। यहाँ पर देशज शब्द, देशज शब्द वे होते हैं जो हमारे देशी शब्द होते हैं, हमारे क्षेत्रीय भाषा के शब्द होते हैं। लोटा, खटोला, खाट, खिड़की, ये जो शब्द हैं, ठीक है। कहते हैं ना, लोटा दे दो, पानी भर के दे दो मुझे, लोटा में सुनाई की दे रहा है कि नहीं तुम लोगों को? ओके, इस तरह से हमारे भाई आपसे हमारे क्षेत्रीय भाषा के शब्द होते हैं, बढ़िया एकदम ठाठ वाले, जिन्हें हम यूज़ करते हैं। और ये तद्भव शब्द जो कि आपके क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जो कि तो हम इन्हें हिंदी में यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रह है, ये संस्कृत में लिख दिया, और यहीं पे ग्रह को हम घर भी तो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो बस हुआ आपका। और क्या, जैसे कि माता है, तो माता, और यहाँ पे हम मम बोलते हैं, है ना, इस माध्यम से, है ना, ममत्व बोलते हैं माता। तो और बहुत सारे शब्द हैं कि आपके जो संस्कृत के शब्द होते हैं, फिर जो कि हम उन्हें हिंदी में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका अशौ, अशौ संस्कृत का शब्द है, और अशौ को हम घोड़ा भी कहते हैं, वो तद्भव शब्द है हिंदी का। चलो नेक्स्ट देखो, गद्यांश के अनुसार पर्यावरण संरक्षण का सबसे उपयुक्त उपाय है आवश्यकताओं में कमी करना, भूमि अपरदन की रोकथाम करना, वृक्षारोपण करना, रहन सहन के स्तर में वृद्धि करना। गद्यांश के अनुसार पर्यावरण संरक्षण का सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण का सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? देखो, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का बचाव हम कैसे कर सकते हैं? तो आवश्यकताओं में कमी करना नहीं, भूमि अपरदन की रोकथाम, इससे भी नहीं, रहन सहन के स्तर में और वृद्धि कर दो, नहीं, बल्कि क्या, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण का मीन्स होता है अधिक से अधिक वृक्ष को लगाएं। अगर आप अधिक से अधिक वृक्ष को लगाएंगे ना, तो बिल्कुल इससे सटीक यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण का सबसे बेस्ट यहाँ पर ये उपाय है। इससे आपका जो पर्यावरण है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, वो यहाँ पर बच सकता है एंड यहाँ पर उसका संरक्षण हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पेड़ पौधे यहाँ पे लगाएंगे, तो इससे हमारा जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, वो बिल्कुल शुरू होने के काफ़ी यहाँ पे चांसेस रहेंगे। तो इस माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का सबसे उपयुक्त उपाय यही होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं आप, वृक्षारोपण करना। नेक्स्ट, उदारीकरण के कारण। देखो, उदारीकरण यहाँ पे, उदारीकरण मैंने बताया था ना कि गद्यांश में दिया हुआ है कि उदारीकरण जब यहाँ पर अपनाया, तो उससे इनमें सभी व्यक्तियों के रहन सहन में वृद्धि हुई। उन्होंने अपना आर्थिक विकास, ठीक है, मजबूत बनाने की कोशिश की। अनावश्यक सुविधाओं के उपभोग में वृद्धि हुई है, आवश्यक सुविधाओं के उपभोग में कमी आई है, अनावश्यक कार्य में वृद्धि हुई है, आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है। तो उदारीकरण के कारण यहाँ पर क्या हो, अनावश्यक जो सुविधाएं हैं उनके उपभोग में वृद्धि। देखो, उदारीकरण के कारण अनावश्यक, आवश्यक नहीं अनावश्यक, देखो जो चीज़ चलो कि अगर हमें हमारे पास वो नहीं भी है, फिर भी हमारा उससे काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, हमारी अनावश्यकता जो है यहाँ पर, है ना, एक्स्ट्रा की फिजूल की भी जो चीज़ें हैं वो भी हमें करनी है यहाँ पे, है ना। तो अगर हम उसमें क्या कर दे, वृद्धि, ग्रो कर दे, बढ़ा दे, तो वही क्या है, उदारीकरण का रीजंस है, जो हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और भी, ठीक है, या फिर हमें जो सारी आवश्यकताएं या फिर जिस चीज़ की नीड्स भी नहीं है वो भी पूर्ण हो रही है हमारी, यही क्या है, आपका उदारीकरण होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वैश्विक में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आपका गद्यांश से रिलेटेड, ओके। और फिर हमारे देन यहाँ पे जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं 15 तक, वो हम पेडागोगी के हैं, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो वैश्विक में मूल शब्द तथा प्रत्यय कौन सा है, हमें यह बताना है। तो भैया, वैश्विक में मूल शब्द तथा प्रत्यय है। तो देखो, वैश्विक में मूल शब्द और प्रत्यय, वैश्वी प्लस क्या है, विश्व प्लस एक है, विश्व प्लस क्या है, या फिर वैश्व प्लस एक है। तो वैश्विक में मूल शब्द, देखो वैश्विक, इसमें मूल शब्द और प्रत्यय, तो मूल शब्द है इसमें वैश्विक में विश्व, प्लस इसमें एक क्या है, प्रत्यय है। देखो यहाँ पर एक क्या है, इसमें आपका प्रत्यय है, और यहीं पर विश्व क्या है, ये हमारा मूल शब्द है, ओके। तो वैश्विक में मूल शब्द और प्रत्यय बताना था। तो वैश्विक में विश्व क्या है, मूल शब्द है, और एक क्या है, इसमें प्रत्यय है। सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी होगा। बताओ समझ आए कि नहीं? चलो, सो यहाँ पे हमारे गद्यांश के क्वेश्चन फिनिश हुए। अब यहाँ पर हमारे पेडागोगी बेस्ड क्वेश्चन है, और ये हमारे यहाँ पे जो है बहुत ही बेहतरीन मस्त तरीके से इन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। सो बिल्कुल वेलकम है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन हब पर, और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे बड़े जो है टन बेस्ट तरीके से अच्छे ट्रिक के माध्यम से। यहाँ पर हम पेडागोगी के MCQ, ओके। चलो,
भाषिक दक्षता शिक्षार्थियों को किसके समर्थ बनाती है? वैकरणिक रूप से सही और गलत वाक्यों में अंतर करना, भले ही वैकरणिक रूप से सही न हो पर प्रवाह के साथ बोलने की दक्षता हो, यह जानने की दक्षता कि कैसे और कहाँ भाषा का उचित रूप से प्रयोग करना है, अधिक से अधिक अंग्रेजी का प्रयोग करना। तो भाषिक दक्षता विद्यार्थियों को किसके समर्थ बनाती है? भाषिक दक्षता। देखो, हम अपने जीवन में भाई कुछ भी कार्य कर लो हम, लेकिन बिना भाषा के तो हम रह नहीं सकते हैं। जब हम किसी से कुछ पूछेंगे, उनके साथ में बोलेंगे, विचार विमर्श करेंगे, संप्रेषण करेंगे, तभी तो हमें यहाँ पर उस बंदे की भी क्या उसके विचार है, बातें हैं, उसकी पता चलेगी, और हम जब अपने बताएंगे तो उसको हमारी पता चलेगी। तो भैया बिना भाषा के तो कुछ ही नहीं है जीवन में, है कि नहीं? कुछ भी नहीं है। सबसे जो मेन यहाँ पे रोल प्ले है वो आपकी लैंग्वेज ही है, भाषिक दक्षता ही है हमारी, है ना, लैंग्वेज, भाषा। तो हमें यहाँ पे वैकरणिक रूप से सही और गलत वाक्यों में अंतर करना नहीं सिखाना है बच्चों को। वैसे भी हमें व्याकरण के तौर पर बच्चों को नहीं सिखाना है, हमें तो उसकी क्षेत्रीय भाषा से जोड़ते हुए, उसकी मातृभाषा से जोड़ते हुए बच्चे का, तब हमें उसे यहाँ पर भाषा सिखानी है। तो हम उसे व्याकरणिक तौर पर अंतर अभी ये नहीं कराएंगे, छोटे बच्चे हैं, सही और गलत का माध्यम नहीं सिखाएंगे। अभी हम उसकी जो रियल लाइफ है, वास्तविक जो उसका जीवन है, क्षेत्रीय जो उसकी भाषा है, उसी के आधार पर जोड़कर हम उसे सिखाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ। तो इसलिए ये गलत होगा। बस अब गलत हुआ तो इसे नहीं हम लेंगे यहाँ पे। भले ही व्याकरणिक रूप से सही न हो पर प्रवाह के साथ बोलने की दक्षता होनी। अब भैया व्याकरणिक रूप से तो सही नहीं है, और देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि एजेटिक यहाँ पे हम बोल रहे हैं, लेकिन वह आपके व्याकरणिक रूप से सही नहीं है, और हम उलट पुलट कुछ भी ऐसे ही सिखा रहे हैं, तो ये चीज़ भी गलत है। उलट पुलट कुछ ऐसे नहीं सिखाना है, उसकी क्षेत्रीय भाषा से जोड़ते हुए, उसकी रियल लाइफ से जोड़ते हुए, तब हमें यहाँ पर व्याकरणिक तौर पर करेक्ट चीज़ों को सिखाना है। अब ये नहीं कि व्याकरणिक रूप सही हो या ना हो, तो जो भी आए यहाँ पर आप बोलते जाइए, ठीक है? तो यह चीज़ भी क्या होगी, हमारी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। और अधिक से अधिक अंग्रेजी भाषा का यूज़ करें रे भैया, है तो हम हिंदुस्तान के, ठीक है? और भैया हम ज़्यादा, हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है वो भी हिंदी है, फिर हम अधिक से अधिक इंग्लिश का यूज़ क्यों करें? वैसे भी आप यहाँ पे देखो कुछ ही होते हैं स्टूडेंट जिसे इंग्लिश काफ़ी अच्छी आती है, बेटर आती है, लेकिन भैया हमारे इंडिया में कहाँ इतनी अच्छी इंग्लिश आती है काफ़ी स्टूडेंट्स को। कुछ तो होते हैं काफ़ी परफेक्ट, ये नहीं कि हाँ भाई सभी इक्वल है, नहीं ऐसा नहीं है, काफ़ी बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं इंग्लिश में, लेकिन फिर भी हम अधिक से अधिक अंग्रेजी का ही यूज़ करें। क्यों भैया? जो हमारी रियल यहाँ पे भाषा है, लैंग्वेज है, हम उसका यूज़ करेंगे ना। अधिक से अधिक हम इंग्लिश का ही क्यों यूज़ करें, फारसी का क्यों यूज़ करें, फलाना ढिमकाना। सो सही आंसर होगा यह जानने की दक्षता की कैसे और कहाँ भाषा का उचित रूप से प्रयोग। यस, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम किसी के साथ में बातचीत कर रहे हैं तो अगला बंदा किस माध्यम से हमारे साथ में बोल रहा है, अगर वह बिल्कुल अपना देशी भाषा में बोल रहा है तो हमें भी ऐसे ठीक उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना है। अगर वह यहाँ पर बिल्कुल सही पूर्ण रूप से वैकरणिक तरीके से, यहाँ पे तौर तरीके से हमारे सामने बात कर रहा है कि आप कैसे हो, आप क्या कार्य करते हैं, तो फिर हमें भी उसके साथ ऐसे ही यहाँ पे व्यवहार करना होगा। तो हमें कहाँ पर कैसे और कहाँ पर कैसे भाषा का उचित यूज़ करना है, हमें उस माध्यम से बच्चों को यहाँ पर टारगेट करना है। तो सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को रंग करने और चित्रकारी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो यह किस तरह से मददगार है? कक्षा में चुप्पी बनाए रखने में है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास करने में है, शिक्षार्थियों का मनोरंजन करने में है, अध्यापक को अध्यापन से विश्राम देने में है। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को रंग करने और चित्रकारी करने के लिए प्रोत्साहित, देखो प्राथमिक यहाँ पे 1 to 5 लेवल की ये बात कर रहे हैं, और इसमें एक टीचर है, टी से इंडिकेट करना टीचर, और यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स है, एस से इंडिकेट करना स्टूडेंट्स, विद्यार्थी। तो टीचर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स को रंग भरने का कार्य दे रहे हैं। क्या भैया? रंग भरने का कार्य दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर इन्होंने आपका कुछ भी कोई फ्लावर बनाया हुआ है ना, मानो यहाँ पर इन्होंने ये इस माध्यम का फ्लावर दे दिया, इस तरह का फ्लावर दे दिया, तो इसमें कह रहे हैं कि भैया आपको रंग भरना है ना। तो बच्चों को, तो बच्चे इनमें जो यहाँ पे फ्लावर की ये जो पत्तियाँ से दिख रही है ना, इनमें रंग भरेंगे इस तरह से, या फिर और कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे प्रोत्साहित करती है। तो यह किस तरह मदद करेगा? तो कक्षा में चुप्पी बनाए रखने में। तो यहाँ पर अगर हमें टीचर्स लोग इस तरह से कार्य दे रहे हैं तो इससे क्या हम कक्षा में चुप्पी बनाए रखेंगे? ये तरीका गलत होगा। शिक्षार्थियों का नहीं भाई मनोरंजन, ये नहीं कि बस हम उन्हें उनका मनोरंजन करा, नहीं मनोरंजन नहीं, बल्कि हम उनका विकास करा रहे हैं। उनकी जो यहाँ पर इंद्रियां हैं उनको भी यहाँ पर हम जो है सही तरीके से एक रूप में यहाँ पर, ठीक है, उनका डेवलप करा रहे हैं। तो ये नहीं कि बस हम ओनली यहाँ पर उनका मनोरंजन चल रहा है यहाँ पे,
ओके तो ये गलत होगा। अध्यापक को अध्यापन से विश्राम, नहीं भाई ये नहीं कि अगर यहाँ पे टीचर्स लोग स्टूडेंट्स को रंग भरने के लिए इस तरह का कार्य देते हैं तो इससे ये मतलब नहीं होगा टीचर्स अपने आप आराम करना चाहते हैं कि मैं तो सोऊंगा भाई आराम से पढ़ के यहाँ पे चेयर पे और बच्चों को मैंने लगा दिया कलर, ठीक है, भरने में, तो ये गलत है। सही आंसर ऑप्शन बी, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास करने में। सूक्ष्म गत्यात्मक, सूक्ष्म यानी कि यहाँ पे जो छोटे छोटे कार्य हैं। अब देखो रंग भरने का कार्य दिया है तो इससे बालक रंग भरना है तो उनसे रंग, पहले तो यहाँ पे रंग उसे ही पता चलेगा कौन कौन से रंग होते हैं, किस प्रकार के रंग होते हैं, कितने कितने रंग होते हैं, रंग जब भरते हैं तो कैसे उनका प्रयोग करते हैं, और जो रंग भरने का ब्रश होता है उसे कैसे पकड़ा जाता है, किस माध्यम से बैठा जाता है, कैसे रंग भरा जाता है, कौन कौन से रंग मिला के कौन कौन सा रंग बनेगा, है ना। तो इन सभी चीज़ों का यहाँ पे विकास होगा, छोटी छोटी गत्यात्मक कौशलों का। और उसके जो हैंड, यहाँ पे इसका हैंड का हाथ का वर्क होगा। तो छोटे छोटे जो यहाँ पर उसके यहाँ पे ये हड्डियाँ हैं, है ना, सारी चीज़ें हैं, ओके, इसका भी डेवलप होगा, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। और बच्चा भी सीखेगा और यहाँ पर उसे एंजॉय भी आएगा। बच्चे भाषा प्रभावशाली तरीके से तब सीखते हैं जब उन्हें भाषा में निपुण अध्यापक मिले, उन्हें अच्छी पाठ्य पुस्तक मिले, उन्हें प्रोत्साहन मिले, फिर उन्हें रोका जाए। तो बच्चे भाषा प्रभावशाली तरीके से तब सीखते हैं जब क्या होता है, तो भैया बच्चे लोग जो होते हैं वो लैंग्वेज को, भाषा को कब प्रभाव तरीके से सीखते हैं, जब उन्हें भाषा में निपुण अध्यापक मिले। अब देखो हमें टीचर्स तो बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास वाले मिले हैं कि अच्छे हैं भैया, बढ़िया इनकी अपॉर्चुनिटी है। अब टीचर्स तो अच्छे हैं, चलो हमने माना बेस्ट है ये, लेकिन टीचर वह बेस्ट होता है जो अपने स्टूडेंट्स का विकास करता है, सबसे बेस्ट वह टीचर होता है। अब हमारे सामने बहुत सारे टीचर बैठे हुए, मानो कि 10 टीचर हैं और सबसे अव्वल बढ़िया एकदम, है ना, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी के, लेकिन हमें कुछ नहीं पढ़ाते लिखाते, ना हमारा डेवलप करते, तो खाक में जाए, भाड़े में जाए ऐसे टीचर्स, हमें उनका कोई लेना देना नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे अच्छे टीचर्स ही नहीं रखने हैं कि बस भाषा में खुद टीचर्स निपुण, हाँ भैया भाषा में टीचर्स निपुण नहीं होने चाहिए, भाषा में टीचर्स निपुण होने भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में बच्चों को निपुण करना चाहिए, ओके। उन्हें अच्छी पाठ्य पुस्तक मिले, चलो देखो अगर हमें अच्छी पाठ्य पुस्तक मिल गई, लेकिन पाठ्य पुस्तक मिल गई, पाठ्य पुस्तक का भी क्या मतलब, अगर हम पाठ्य पुस्तक को सही तरीके से रुचि के आधार पर बच्चों को नहीं सिखाएंगे पढ़ाएंगे तो वो पाठ्य पुस्तक का भी कोई मतलब नहीं है, उन्हें रोका जाए। अब भाई बालक अगर पढ़ रहे हैं तो आप उन्हें कह रहे नहीं मत पढ़ो, तुमसे नहीं पढ़ा जा रहा, इस तरह से नकारात्मक आप उसे दृष्टिकोण दिखाओ, ये चीज़ भी गलत है, बल्कि उन्हें प्रोत्साहन करो, ये सही है, बिल्कुल बेस्ट है। अगर बालक यहाँ पे भाषा का यूज़ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया कर रहे हैं आपस में, और भाई देखो गलती तो होती है, तो आपको उनकी गलतियों को इग्नोर करके और उन्हें यहाँ पर सही वे दिखाना है, और उनकी गलतियों पर हंसना नहीं है, ना उन्हें दंड देना है, ना सज़ा देनी है, ना उन्हें गलत बोलना है, उन्हें आप प्रोत्साहित करोगे बच्चों को, तब बच्चे अधिक रुचि लेंगे और खुद तत्पर होकर चीज़ों को सीखेंगे। और आप ऐसे भी सब जानते हैं कि जब तक बालक खुद यहाँ पे स्वयं कुछ सीखने की कोशिश नहीं करेगा तो वो नहीं सीख सकता। चलिए नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है यहाँ पे। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में समूह चर्चा और सहपाठियों में अंत क्रियाओं को महत्व देती है। वह विद्यार्थियों की सही वर्तनी या उच्चारण में गलतियों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देती। वह कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रही है? पारंपरिक है, संरचनात्मक है, उदारवादी, एक्लिप्टिक है, या फिर रचनावादी है। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में, देखो एक टीचर से और अपनी कक्षा में समूह चर्चा और सहपाठियों में अंतर क्रियाओं को महत्व देती है। वह विद्यार्थियों की सही वर्तनी और उच्चारण में गलतियों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देती। वह कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रही है? देखो एक टीचर से, वह समूह के माध्यम से बच्चों को सिखा रही है अंतः क्रिया के रूप में। मानो यहाँ पर 10 बच्चे बैठे हुए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बच्चे बैठे हुए हैं ऐसे समूह में, है ना, समूह बनाया हुआ है। तो और उनकी जो सही वर्तनी है और उच्चारण है, उनमें जो गलतियाँ मिस्टेक्स हैं उन पर बहुत अधिक ध्यान भी नहीं दे रही है वह टीचर्स। तो यहाँ पर वह कक्षा में किस उपागम का यूज़ कर रही है? देखो वह कर रही है रचनावादी। देखो ये माध्यम सही है कि अगर हम बालकों को समूह चर्चा के आधार पर अंतः क्रिया के रूप में पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया होगी। कोई बच्चा किस माध्यम से समझाएगा, कोई बालक किस माध्यम से बताएगा चीज़ों को, तो यह जो चीज़ होगी देन यहाँ पे बेस्ट भी होगी यहाँ पे। लेकिन भाई जो उनकी वर्तनी है, उच्चारण है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए टीचर्स को, है ना। तो यहाँ पर ये क्या होगा, रचनावादी स्रोत आपका हो जाएगा। नेक्स्ट
आपने महसूस किया कि पाठ में प्रयुक्त भाषा आपके शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन है। आप भाषा को कुछ सरल करते हैं और अपने शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु में भी कुछ परिवर्तन करते हैं। आपका यह कृत्य क्या कहलाएगा? अंगीकार करना, अनुकूलन करना, मूल्यांकन, समीक्षा करना। आपने महसूस किया कि पाठ में प्रयुक्त भाषा आपके शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन है। देखो, आप यहाँ पे एक सब्जेक्ट से और उसमें कोई आपका यहाँ पे चैप्टर है, आप वो पढ़ा रहे हैं और मानो कि वह उन स्टूडेंट्स के प्रति कुछ कठिन से यहाँ पर है ना, कुछ यहाँ पे बहुत ही कठिन है। तो आप भाषा को कुछ सरल, तो फिर आप भाषा को कुछ सरल करते हैं अपने अनुसार। आपने देखा कि हाँ, इनसे नहीं हो पा रहा है, फिर आप भाषा को सरल करते हैं और अपने शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार, आप अपने विद्यार्थियों के अनुसार यहाँ पर जो जितनी उनकी कैपेसिटी है, क्षमता है, उसी आधार पर उन्हें विषय वस्तु में कुछ परिवर्तन करते हैं, यानी कि थोड़ा यहाँ पर उसे सरल बनाते हैं। तो अगर कठिन दी हुई है तो आप उसे सरल बना रहे हैं जिससे कि बच्चे सही माध्यम से सीखें। तो आपका यह कृत्य क्या कहलाएगा? आप अंगीकार नहीं कर रहे हैं, आप उनका मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें अनुकूलन कर रहे हैं। अनुकूलन करना, अब देखो, अगर यहाँ पे हमारे सामने बालक बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, और यहाँ पे अब देखो ये कठिन चीज़ है और मैं इसे सरल छोटे छोटे रूप में तोड़ करके अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं आपको क्या कर रही हूँ? अनुकूलन दे रही हूँ। अब यहाँ पर अगर ये चीज़ लिखी हुई है और अनुकूलन, मूल्यांकन, इनसे आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं और मैं अपने माध्यम से अपने शब्दों में यहाँ पे बिल्कुल सरल भाषा बना के आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो यही क्या है? अनुकूलन करना। मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। अगर कुछ कठिन पैराग्राफ लिखा हुआ है और उसे हम सरल भाषा में तोड़ तोड़ के अगर हम करते हैं, समझते हैं, समझाते हैं दूसरों को, है ना, सरल बनाते हैं उनके ही अकॉर्डिंग, तो वो हमारा क्या कहलाएगा कि हम उनमें अनुकूलन करा रहे हैं कि भैया कठिन चीज़ें से सरल बना दी जिससे कि बच्चे उनमें अनुकूलन करें। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन सेकंड होगा। नेक्स्ट देखो, आज राजू विद्यालय जा रहा है। आज राजू विद्यालय जा रहा है इसलिए वह बहुत खुश है। अपने परिवार का वह पहला व्यक्ति है जो विद्यालय जा रहा है। उसके परिवार में से पहले कोई भी नहीं, यहाँ तक कि उसके अभिभावक भी विद्यालय नहीं गए। तो राजू को किस शिक्षार्थी के रूप में जानेंगे? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, होशियार थे, अल्पसंख्यक है। काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। सारे सॉल्व पेपर है, ये सारे सॉल्व पेपर ये सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए देन यहाँ पे देखो किस माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी माध्यम से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, तो आज राजू विद्यालय, देखो राजू एक यहाँ पे लड़का है जिसका नाम क्या है? राजू है। तो राजू भैया आज क्या, कहाँ पर गया? विद्यालय गया। चलो भाई, राजू आज विद्यालय गया। तो राजू अपने परिवार में पहला एक ऐसा व्यक्ति है, राजू अपने परिवार में पहला एक ऐसा व्यक्ति जो पहली बार विद्यालय गए। ना तो उसके पेरेंट्स विद्यालय गए कभी, ना उसके पेरेंट्स के पेरेंट्स कभी विद्यालय गए, बहन भाई कोई नहीं, वह ही प्रथम यहाँ पे व्यक्ति है जो कि अपनी फैमिली से फर्स्ट टाइम विद्यालय जा रहा है। तो वो यहाँ पर होगा प्रथम पीढ़ी का, यानी कि उसने ही स्टार्ट किया है विद्यालय जाना। ऐसा होता है कि भैया हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, उनके भी जो यहाँ पे पेरेंट्स है वो भी कभी स्कूल से नहीं गए हैं आपके, है ना, पढ़े लिखे नहीं हैं यहाँ पे आपके, एजुकेटेड नहीं है। और यहीं पर देन जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी एजुकेटेड नहीं है और अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ या फिर बड़ी हूँ, यहाँ पे राजू है, फिर राम सीता कोई भी हो, और हम सबसे फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली से अगर हम स्कूल से जाएंगे तो हम होंगे प्रथम पीढ़ी के। और द्वितीय पीढ़ी के वो होते हैं कि हाँ, हमसे पहले भाई हमारे पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं और हमारे पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं और अब हम जा रहे हैं स्कूल्स में, वो सेकेंडरी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है और लास्ट है, यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखो, अध्यापन की दुनिया में प्रवेश करने के बाद आपने अनुभव किया कि पाठ्य पुस्तक की शुरुआत में शिशु गीत और चित्र कथाएं होती हैं और अंत में वर्णमाला होती है। भाषा शिक्षण शास्त्र में इस प्रकार की व्यवस्था किस उपागम के अंतर्गत आएगी? बॉटम अप उपागम अधो शीर्षगामी है, टॉप डाउन उपागम उधर्व अधोगामी है, इलेक्ट्रॉनिक उपागम उदारवादी है, सौंदर्यात्मक उपागम है। अध्यापन की दुनिया में प्रवेश करने के बाद आपने अनुभव किया कि पाठ्य पुस्तक की शुरुआत में शिशु गीत और चित्र कथाएं होती है और अंत में वर्णमाला होती है। भाषा शिक्षण शास्त्र में इस प्रकार की व्यवस्था की शुभागम के अंतर्गत आएगी। ये आएगी टॉप डाउन उपागम के। देखो, उधर्व अधोगामी होता है, एक अधो शीर्षगामी होता है। उधर्व अधोगामी सिंपल भाषा में समझाऊंगी, कभी नहीं भूलेंगे आप। उधर्व जो अधोगामी होता है उसे हम कहते हैं कि यहाँ पर जब अगर हमारे सामने
बहुत बड़ा पैराग्राफ है। मानो कि आज हम देखो ध्यान से समझना, मानो कि हम आज कुछ पढ़ना चाहते हैं या फिर हमारे टीचर्स लोग हमें पढ़ाते हैं कोई सब्जेक्ट है, उसमें कुछ यहाँ पे चैप्टर है, देन ये पे चलो अगर वर्णमाला का चैप्टर, तो वर्णमाला के चैप्टर में हम यहाँ पर सबसे पहले ये नहीं सिखाएंगे स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। हम पहले आपको यहाँ पर जो स्वर होते हैं, स्वर में जो ये ऐसे अनार है, आ से आम है, छोटी से अमली, बड़ी से छोटे 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 छोटे, पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को सिखाएंगे, बाद में फिर हम यहाँ पर एक विस्तार रूप देंगे। यानी कि जब हम छोटी छोटी चीज़ों को सीख लेंगे तो फिर लास्ट में हम बड़ी चीज़ों को भी सीख लेंगे। यानी कि पहले हम छोटे छोटे रूप यहाँ पे सीखेंगे और बाद में एक संक्षिप्तीकरण उसे दे देंगे। जैसे एक हमारे सामने बहुत बड़ा पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ को हम तोड़ तोड़ के सरल सरल भाषा में, सरल सरल शब्दों में सीखते हैं और जब हम उसे सारा सीख जाते हैं फिर हम उसे एक पैराग्राफ के रूप में वो हमें चीज़ें समझ आ जाती है। ये होता है ऊर्ध्व अधोगामी। बॉटम अप उपागम अधो शीर्षगामी क्या होता है, ये आपका वह होता है। देखो अधो शीर्षगामी ये वो होगा जिसमें कि पहले हम पैराग्राफ सीखेंगे और फिर पैराग्राफ के बाद में हम उसे संक्षेप के रूप में यहाँ पर तोड़ तोड़ के चीज़ों को बाद में सीखेंगे। ठीक है, यानी कि पहले हम यहाँ पर पूर्ण विस्तार करेंगे उसका और बाद में हम फिर छोटी छोटी चीज़ें। तो यह होता है अधो शीर्षगामी, ये ऊर्ध्व अधोगामी होता है। तो अब इसे आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, सही आंसर ऑप्शन सेकंड होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ये हमारा सेशन था और आई होप, आशा करती हूँ कि आपको ये समझ भी आया होगा। मैंने आपकी भाषा से ही जोड़ते हुए एंड यहाँ पे बहुत ही सिंपल बनाया है। सबसे मेन होता है, देखो वैसे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, है ना, लेकिन भैया हमें यहाँ पे लैंग्वेज को कठिन नहीं बनाना है। ये नहीं कि हमें इसमें बिल्कुल यहाँ पे मक्खन मलाई, है ना, इस तरह से कि बहुत कुछ आप इस तरह से कि उलझा दो बच्चों को। नहीं, यहाँ पर हमें बिल्कुल क्लास को एक इंजॉय के साथ में और एक बहुत ही सरल सी लैंग्वेज का यूज़ करना है, जिससे कि सभी हमारे जो प्यारे भाई हैं, बहन हैं और हमारे छात्र हैं और यहीं पर हमारे फ्रेंड्स हैं, है ना, तो वह यहाँ पे जो है सही तरीके से सीख पाए। तो भैया बस मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आए और ये आपकी स्टार्टिंग है, शुरुआत है। अगर आपको मेरे साथ में लास्ट तक बने रहना है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप मेरे साथ में काफ़ी इंजॉय के साथ में अच्छे से क्लासेस का इंजॉय कर सकें। तो यहीं पर अब हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और लास्ट में आपको क्या करना है, देखो मैंने आपको पूरी क्लासेस करा दी, लेकिन क्लास के बिल्कुल भी स्टार्टिंग में ना बीच में मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा और सब्सक्राइब करें। ठीक है, नहीं ना, लेकिन लास्ट में बस सिर्फ और सिर्फ एक बार कहूँगी आपको कि आप कर सकते हैं। अगर आपके लिए यूज़फुल है, बेस्ट है क्लासेस, तो ही आप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी आप लोगों को यहाँ पर फोर्स नहीं करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।